हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन यू मी एंड इंग्लैंड्स लाइफ। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो होने वाली है उन लोगों के लिए बहुत ही खास जो जल्दी ही यूके में मूव करने वाले हैं ऑन स्किल वर्कर वीज़ा, हेल्थ केयर वीज़ा या फिर किसी और वीज़ा कैटेगरी पे। क्योंकि आज की इस वीडियो में जो डिस्कशन होगी वो होगी आपके लास्ट स्टेप के बारे में, आपके इमिग्रेशन के बारे में। जब आप लास्ट में यूके में मूव करते हो उस टाइम पे आपसे किस तरह की क्वेश्चनिंग हो सकती है, कौन सी चीज़ों की आपको प्रेपरेशन करनी चाहिए। बिकॉज इस टाइम पे जो लोगों का एक्सपीरियंस है जो यहाँ पे मूव करें उनका इतना ज़्यादा अच्छा नहीं रह रहा। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको काफ़ी देर तक रोक के इमिग्रेशन टीम ने, स्पेशली बॉर्डर क्रॉसिंग टीम ने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चनिंग पुट करी, काफ़ी डिटेल में क्वेश्चन पुट करे गए। और उसके अलावा कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो अपनी कंट्री से जब यहाँ पे अपनी फ्लाइट लेते हैं यहाँ आने के लिए, उनको भी काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। कुछ लोगों को तो जो उनकी कंट्री की टीम होती है, इमिग्रेशन की टीम होती है, उन्होंने यहाँ पे अपनी फ्लाइट तक भी बोर्ड नहीं करने दिया। तो उसका क्या रीज़न है वो भी मैं आपको बताऊंगी, और साथ में ही मैं आपको बताऊंगी कैसे आपने प्रेपरेशन करनी है यहाँ पे आने से पहले। बिकॉज जो लास्ट स्टेप होता है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसा ना हो कि पूरा हाथ ही निकल जाए और पूछ रह जाए और आप किसी कारण यहाँ पे मूव ना कर पाओ, स्पेशली अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है एंड में। तो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड अगर आपको इसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन चाहिए। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो, स्पेशली अबाउट यूके लाइफ, यूके वीजास। अगर आप यूके में आ चुके हैं तब भी चैनल आपके लिए हेल्पफुल होगा, और अगर आप आने का प्लान करें देन इस चैनल पे डेफिनेटली आपको काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगी जो आपकी इस वीडियो की तरह आपके लिए हेल्प करेंगी। तो प्लीज सब्सक्राइब गाइस इफ यू आर न्यू एट माय चैनल। तो अब स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो स्टार्टिंग में मैं बताती हूँ कि क्या सिनेरियो चल रहा है, कौन सी लोग प्रॉब्लम्स है जो लोग फेस कर रहे हैं जो यहाँ पे। तो फर्स्ट तो जो आपका स्टेप होता है यहाँ आने के टाइम वो होता है कि अपनी कंट्री से जब आप चेक इन करते हो तो उस टाइम पे भी आपसे कुछ क्वेश्चनिंग करी जाती है। तो अब क्या हो रहा है कि काफ़ी लोगों से जो क्वेश्चनिंग करी जाती है, ऑफ कोर्स वो इंग्लिश में होगी, बिकॉज जो आपका वीज़ा है वो है स्किल वर्कर वीज़ा या फिर हेल्थ केयर वीज़ा भी। एंड आपके वीज़ा की जो इम्पॉर्टेंट एक रिक्वायरमेंट है वो इंग्लिश होती है। नो डाउट जो इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है वो आप फुलफिल कर सकते हो थ्रू आइल्स या फिर थ्रू कर सकते हो अपनी डिग्री। तो आप सोच रहे होंगे बात तो इमिग्रेशन की हो रही थी, अब ये डिग्री एंड आइल्स कहाँ से आ गई। तो ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इस टाइम पे जो 90% लोग वीज़ा लगवा रहे हैं वो लगवा रहे हैं अपनी प्रीवियस एजुकेशन को यूज़ करके। नैरिक के थ्रू सर्टिफिकेट चेंज हो जाता है एंड एजेंट्स वगैरह पूरा आपके लिए सेटलमेंट कर देते हैं, या फिर आपको प्रॉपर जो आप आइल्स वगैरह नहीं देते, आप प्रॉपर प्रेपरेशन नहीं करते इंग्लिश की, जो कि बाद में आपके लिए जो प्रॉब्लम वो क्रिएट करता है, स्पेशली जब आप यहाँ पे आने वाले होते हो। तो सिमिलरली उन लोगों के साथ हुआ, उनसे जब यहाँ जो चेक इन की टीम होती है उन्होंने क्वेश्चनिंग पुट करी तो वो बेसिक से क्वेश्चन का आंसर भी नहीं दे पाए, जिसके कारण उन्होंने उन्हें चेक इन नहीं करने दिया। उनकी जो फ्लाइट थी वो निकल गई एंड उनको उस फ्लाइट में बोर्ड नहीं करने दिया गया। तो उनको फिर से फ्लाइट लेके फिर से पूरा प्रोसेस फिर से करना पड़ा। तो ये आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है अगर आप चेक इन ही क्लियर नहीं कर। चेक इन क्लियर कर भी गए, जो सेकंड स्टेप होता है यहाँ पे आके वो होता है बॉर्डर क्रॉसिंग के टाइम से आपसे फिर से क्वेश्चनिंग पुट करी जाती है। उसे मैं इंटरव्यू नहीं बोलूँगी, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इंटरव्यू, बट मुझे नहीं लगता कि वो इंटरव्यू होती है। बिकॉज वो एक नॉर्मल सी डिस्कशन होती है। मान लीजिए कि मैं किसी के घर फर्स्ट टाइम जा रही हूँ तो वो मुझे नहीं जानते, ऑफकोर्स अगर मैं वहां पे जाऊंगी वो भी मुझसे पूछेंगे कि हाँ जी आप कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या करने आए हैं। सिमिलरली जब आप किसी और कंट्री से यूके में आते हैं तो ऑफकोर्स जो यहाँ की इमिग्रेशन टीम है वो आपसे कुछ ऐसे ही क्वेश्चनिंग करती है जो कि बहुत नॉर्मल होती है, बहुत नॉर्मल। बहुत से लोग आपने सुना होगा वो बोलते होंगे कि बहुत ईजी होता है, कुछ नहीं पूछा जाता, और एक्चुअली में ये बहुत ईजी होता है उन लोगों के लिए जिन्होंने ये पूरा प्रोसेस खुद से करा होता है। बिकॉज अगर मैंने अपना वीज़ा अप्लाई करा है, मुझे उसमें पता होगा कि मैंने कहाँ से कब क्या करा है, तो ऑफकोर्स मैं हर चीज़ को बता पाऊंगी। बट
90% जो वीज़ास हैं वो कंसल्टेंट लगवा रहे हैं। इवन दो काफ़ी लोग तो ऐसे भी हैं जिनको अपनी प्रॉपर कंपनीज के नेम तक भी नहीं पता होते, बिकॉज जो एजेंट है उनके भी आगे से आगे काफ़ी लिंक होते हैं। जो आपका एजेंट है उससे कोई यहाँ पे यूके का एजेंट जानता होगा, फिर आगे वो किसी और को जानता होगा, फिर कोई एजेंसी, फिर यहाँ पे आके आती है कंपनी। तो आपको सम टाइम एजेंसी का नेम बताया जाता है, कंपनी का नहीं बताया जाता, तो लोगों को अपनी कंपनी तक का नेम भी नहीं पता होता अपने वीज़ा लगने तक। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें लगता है कि एजेंट ने सब करवा दिया, बस अब तो हमने यूके में जाना है। तो ये इतना भी इजी नहीं होता, स्पेशली जब आपने अपने लिए कुछ ना करा हो। तो ऐसे ही लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है जब उनसे बहुत ही कॉमन से क्वेश्चन पुट करे जाते हैं एंड वो आंसर नहीं दे पाते, देन जो उनकी क्वेश्चनिंग है वो बहुत लंबी चलती है। तो काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो बोल रहे हैं कि हमें बहुत तंग करा गया, हमसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग करी गई। तो वो वही लोग होते हैं जो स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन को अच्छे से बता नहीं पाते। तो अब आपसे कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एंड आपने कैसे प्रेपरेशन करनी है, उसी के बारे में ये वीडियो रहने वाली। बातों को साइड करके सीधा उन क्वेश्चंस पे आते हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो गाइस, जो स्टार्टिंग क्वेश्चन होते हैं ना वो बहुत ही नॉर्मल रहने वाले हैं आपके लिए। वो आपसे पूछेंगे आपका वीज़ा किस पे आप आ रहे हो, ऑफ कोर्स आपकी जॉब किस जॉब के लिए आप आ रहे हो। जॉब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, बिकॉज हर कोई यही सोचता है कि मैं यहाँ पे आ रहा हूँ केयर असिस्टेंट। ऐसा नहीं है। आपकी जॉब आप लेटर पे डिफरेंट भी हो सकती है। ऑल्दो आप सेम जॉब के लिए आ रहे हैं, बट कंपनी टू कंपनी जो नेम होते हैं ना वो यहाँ पे काफ़ी चेंज हो जाते हैं। और जो नेम आपके कॉस्ट पे, सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप पे, आपके जॉब लेटर पे लिखा हुआ है ना, वही आपने एग्जैक्टली बताना होता है जो आपके इमिग्रेशन का ऑफिसर होता है। अगर आप सीधा केरर बोल दोगे और आपके वहां पे मान लीजिए स्पोर्ट वर्कर लिखा हुआ है, तो ऑफ कोर्स वो मैच नहीं करेगा आपका आंसर, देन वो आपके लिए डाउट में जाएगा। तो आपको अपना जो सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप है, आपका जॉब लेटर है, वो अच्छे से रीड करना पड़ेगा। तो फर्स्ट तो आपके वीजा के बारे में क्वेश्चनिंग होगी, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चनिंग हो सकती है वो हो सकती है आपकी जॉब के रिलेटेड। आपकी जॉब कौन सी है, कौन से लेवल की है आपकी जॉब, या फिर कौन सी कंपनी में है, आपकी कंपनी का क्या एड्रेस है, ये भी पूछा जा सकता है। अगर वो आपके ऑफ कोर्स वो कॉस्ट पे समटाइम मेंशन नहीं होता, देन आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी उस कंपनी के बारे में, गूगल से जाके कि कहाँ पे उनका ऑफिस है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपको प्रॉपर उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो हो सकता है समटाइम अगर आप एजेंसी वगैरह में जॉब करने वाले हो तो वो आपसे पूछ सकते हैं कि क्या आपको पता है कि आप कहाँ पे जॉब करने वाले हो। अगर तो आपको पता है देन आप बता सकते हो, बट अगर नहीं पता, एजेंसी के थ्रू आ रहे हो, देन एंड वो एजेंसी कैसे डील करती है, लाइक समटाइम क्या होता है कि वो टाइम टू टाइम डिफरेंट कंपनीज, हॉस्पिटल्स में आपको भेजती हैं। तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, तो सो दैट कि आप बता पाओ कि एग्जैक्ट आपकी जो लोकेशन है वो सिलेक्ट नहीं है, बट येस आप जो एजेंसीज के साथ, हॉस्पिटल्स हैं, डिफरेंट कंपनीज हैं, आप उनमें जाके जॉब करोगे। तो ये आपको पता होना चाहिए कि किस तरह की कंपनी में आप आ रहे हो। लाइक यहाँ पे जो कंपनीज भी होती हैं ना वो भी डिफरेंट होती हैं। कुछ डोर टू डोर के साथ डील करती हैं, कुछ रेजिडेंटल केयर के साथ डील करती हैं, और कुछ दोनों के साथ ही डील करती हैं। तो वो आपसे ऐसा भी पूछ सकते हैं कि आपकी कंपनी कौन सी केयर सेक्टर में डील करती है। तो आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए आपकी कंपनी के बारे में। तो ये तो बेसिक क्वेश्चन हुए। डीप क्वेश्चनिंग होती है ना वो होती है आपके वीज़ा के प्रोसेसिंग के बारे में, कि आप इस कंपनी को आपने अप्रोच कैसे करा, कब आपको इस कंपनी से ऑफर लेटर मिला, क्या आपने कोई इंटरव्यू दी थी इस कंपनी के लिए, आप सिलेक्ट कैसे हुए, सिलेक्टिंग का प्रोसेस क्या था। मतलब जो डीप क्वेश्चनिंग होगी ना आपकी प्रोसेसिंग के बारे में, फिर वो आपसे पूछी जा सकती है अगर आप स्टार्टिंग वाले जो क्वेश्चन है उनका आंसर नहीं दे पाते। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो होती है ना, अगर इन केस आपको कोई बात समझ नहीं आई तो ये मत करना कि आपको लगा कि हाँ यही पूछा होगा तो मैं ये बता देता। ऐसी वाली गलती कभी मत करना। आई नो अगर आपको इंग्लिश आती भी है, यहाँ पे आपको एक्सेंट की प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज एक्सेंट थोड़ा सा चेंज होता है जो यहाँ पे नया आता है। इवन दो जिसको इंग्लिश प्रॉपर आती भी है, इवन दो जो आयल्स करके आते हैं स्टूडेंट, समटाइम उन्हें भी समझने में प्रॉब्लम होती है, तो वो इतना इशू नहीं है। बट अगर आप खुद से ही सोच लोगे यही पूछा होगा तो मैं ये बता देती हूँ, तो ये बता देता हूँ, उस टाइम पे आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, अगर आप उन्हें रिपीट करने के लिए बोल दोगे, उसमें कोई आपका नेट
इम्प्रेशन नहीं पड़ेगा। नहीं समझ आ रहा तो आप बोल दो कि कैन यू प्लीज रिपीट फॉर मी, तो वो आपके लिए रिपीट कर देंगे। वो स्लो भी बोल देंगे, उन्हें भी पता होता है कि एक अलग कंट्री से बंदा आ रहा है, हो सकता है कि मेरा एक्सेंट समझ नहीं आया होगा, तो वो आपको स्लो स्लो भी बोल देंगे। बट अगर आप कुछ और ही सोच के और आंसर दोगे, देन जो इम्प्रेशन है वो काफी गलत पड़ेगा। तो ये एक जो टिप थी वो मैं देना चाहती हूँ। ये भी पूछते हैं कि हम प्रिपेयर कहाँ से करें, तो काफ़ी कंसल्टेंट जब आपके वीज़ास लगाते हैं तो आप उन्हें बोल सकते हो कि हमारी जो प्रेपरेशन है वो अच्छे से करवा दें। जब भी आपका वीज़ा आता है, अगर आपको नहीं पता आपकी कंपनी के बारे में प्रॉपर, तो आप अपने कंसल्टेंट से पूछिए, अपनी रिसर्च करें। एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, जो मुझसे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि क्या हमें इंग्लिश आती होनी चाहिए। ऑफ कोर्स आपको इंग्लिश आती होनी चाहिए, एटलीस्ट इतनी कि आप बात समझ पाएँ, आप अपनी बात समझा पाएँ, बिकॉज आपकी वीज़ा की इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है इंग्लिश। अगर आप बेसिक इंग्लिश भी नहीं बोल पाए, देन ऑफ कोर्स आपको डिपोर्ट तक करा जा सकता है, आपको एंट्री नहीं मिलेगी, बिकॉज आपने ऑलरेडी अपने वीज़ा की रिक्वायरमेंट में ये बताया हुआ है कि आपको इतनी इंग्लिश आती है, आप लोगों से बात कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं, एंड आप लोगों की बात समझ सकते हैं। एंड अगर आप ये स्टार्टिंग में ही नहीं फुलफिल करते, तो ऑफ कोर्स आपका वीज़ा कैंसिल करा जा सकता है। और अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है इंग्लिश में, तो प्लीज़ आप स्पीकिंग की क्लासेस लीजिए, बिकॉज अगर आप स्किल वर्कर वीज़ा पे यहाँ पे आ रहे हैं ना, तो इंग्लिश आपको बोलनी ही पड़ेगी, आपको सीखनी ही पड़ेगी, बिकॉज यहाँ पे आके सर्वाइवल भी आपका तभी होगा जब आपको इंग्लिश आती हो। बिकॉज आपके क्लाइंट कोई आपकी कम्युनिटी के नहीं होंगे, आपके क्लाइंट भी ऐसे होंगे जिनके साथ आपको इंग्लिश बोलनी पड़ेगी। फॉर लॉन्ग रन अगर आप इसी वीज़ा पे सेटलमेंट करने वाले हैं, तो ऑफकोर्स आपको इंग्लिश स्टार्ट करनी पड़ेगी सीखनी। और अगर आप अपनी कंट्री से ही स्टार्ट कर देते हैं, तो ये आपके लिए ही बेटर रहने वाला है। तो ये तो बात हुई मेन एप्लीकेंट की। अगर आपके डिपेंडेंट आपके साथ आ रहे हैं, तो अगर उन्हें इंग्लिश नहीं आती, उन्हें कोई प्रॉब्लम है, उनका कोई इतना इफेक्ट नहीं पड़ता, बिकॉज वो कोई इंग्लिश की जो रिक्वायरमेंट है वो नहीं देख के आए हुए होते। अगर उन्हें समझ नहीं भी आता को, तब कोई इतनी प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप उनके बिहाफ पे भी आंसर्स दे सकते हो। तो अगर वो कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं समझने में या नहीं, देन आप बोल सकते हो कि इन्हें इंग्लिश नहीं आती, तो मैं इनके बिहाफ पे आंसर दे सकता हूँ, तो वो बोल देते हैं नो प्रॉब्लम, बिकॉज उनसे इतना पूछा भी नहीं जाता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। समटाइम तो जस्ट नॉर्मल उनका नेम पूछते हैं, एंड समटाइम नॉर्मली पूछ लेते हैं कि इनका वीज़ा कौन सा है, दैट्स ऑल। वो बिकॉज आपके साथ ही जा सकते हैं। जब आप बॉर्डर क्रॉसिंग के लिए जाते हो, अगर आपका कोई डिपेंडेंट है, तो वो आपके साथ ही जा सकते हैं। तो आपके डिपेंडेंट को टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। बट अगर आप मेन एप्लीकेंट हैं एंड आपको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, उस टाइम पे आपके डिपेंडेंट को भी ऑफकोर्स यहाँ पे एंट्री नहीं मिलेगी, अगर आपको एंट्री नहीं। तो अब मैं थोड़े से डॉक्यूमेंट भी बता देती हूँ साथ में ही, कौन से डॉक्यूमेंट आपको साथ रखने पड़ेंगे। फर्स्ट तो ऑफकोर्स होगा आपका पासपोर्ट, जो तो आपके पास होगा ही ऑफकोर्स। देन उसके बाद आपको जो इम्पोर्टेंट हो सकता है, वो हो सकता है सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप जो आपको मिला है। एंड उसके साथ मिलता जुलता ही होता है आपका जो जॉब ऑफर है। वो भी आपसे मांग सकते हैं कि ठीक है, आप अपना जॉब ऑफर हमें दिखाइए, कब आपको जॉब ऑफर हुई थी। तो ये जो जॉब ऑफर वाला डॉक्यूमेंट है या फिर सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप वाला डॉक्यूमेंट है, उसे आप अपने मोबाइल से भी दिखा सकते हैं। बट अगर आपके पास उसकी हार्ड कॉपी होगी, तो वो एक तरह से प्लस पॉइंट होगा, तो उसका इतना इश्यू नहीं होता। इसके अलावा तो आपसे कोई ऐसा खास डॉक्यूमेंट मांगा नहीं जाएगा। काफ़ी लोग ये भी मुझसे पूछ रहे थे कि क्या हमसे कोई प्रूफ मांगा जाएगा, कब हमने कंपनी से बात करी थी, कोई मेल, कोई ऐसा। अगर आपकी जो डिस्कशन है वो बहुत लंबी चलती है, अगर उनको आप पे कोई डाउट है, उस सिनेरियो में, मतलब वर्स्ट केस सिनेरियो में आपसे ये चीज़ें मांगी जा सकती हैं कि ठीक है, हमें प्रूफ दो कि आपने जेन्युइनली इस कंपनी से डील करा है। इवन तो आप ये भी बोल सकते हो कि किसी एजेंसी के थ्रू आपने इस कंपनी से डील करा है, वो कोई इतनी प्रॉब्लम की बात नहीं है। बट येस, ऑफ कोर्स अगर वर्स्ट केस सिनेरियो में जाते हो, तभी आपसे ये डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे। अदरवाइज ऐसा कोई प्रूफ नॉर्मली मांगा नहीं जाता लोगों से कि आप हमें अपना प्रूफ दो कि कब आपने कंपनी को अप्रोच करा था, कैसे कंपनी ने आपको जॉब दी, ब्ला ब्ला ब्ला। ऐसे जो बहुत ही रेयर केस में, वर्स्ट केस सिनेरियो में ही आपसे प्रूफ मांगे जा सकते हैं। तो होपफुली जो आप अपनी इंटरव्यू है, जो ये डिस्कशन है, उसे अच्छे से क्लियर कर लेंगे। अच्छे से प्रिपेयर करो। अगर आपकी इंग्लिश वीक है एंड आपको लिसनिंग की प्रॉब्लम है, तो कोई ऐसा पर्सन फाइंड करके जिसके साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। यहाँ
पे आने से पहले, सो दैट आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो होपफुली आपके जो काफ़ी डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अगर स्टिल आपका कोई डाउट है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। उसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम, एंड आप मेरा फेसबुक का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर कम्युनिकेट अदर पीपल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय।